हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं वैभव एचडी के क्लासेस से। आज हम क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 1 यूनिट 1 करने वाले हैं। यूनिट 1 के चैप्टर 1 का नाम है हमारा क्या, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। अब मैं आपको एक नया सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ, फिजिकल एजुकेशन। हम इसका भी कोर्स बहुत जल्द क्या कर लेंगे, हम अपना कंप्लीट कर लेंगे सितंबर अक्टूबर से पहले। आई होप आप सभी को ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगे पढ़ने में, और मुझे भी पढ़ाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 1 क्या, प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, चलिए। यूनिट 1 का नाम है हमारा प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके पहले हम की पॉइंट्स जान लेते हैं। सबसे पहले मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्योंकि प्लानिंग सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। हम कुछ भी काम कैसे कर सकते हैं, बिना प्लानिंग के कर सकते हैं। आप कुछ भी बिल्डिंग बनाना चाहते हो, आप कोई भी एक छोटा मोटा कुछ भी काम करना चाहते हो, आप पहले ये तो सोचते हो मैं कैसे करेंगे। आपको कहीं जाना है, आप सबसे पहले क्या करते हो, यही तो सोचते हो कि हम ये कैसे करेंगे कैसे करेंगे, आप प्लान करते हो सबसे पहले। ठीक है, फिर जानेंगे वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिर हम जानेंगे कि जो कमिटीज़ होती हैं, कई सारी कमिटीज़ बनाई जाती हैं स्पोर्ट्स में, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। फिर जानेंगे हम टूर्नामेंट क्या होता है, नॉकआउट, लीग, राउंड रॉबिन एंड कॉम्बिनेशन। कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं, कुछ टाइप्स हैं उनका, हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे प्रोसीड्यूर्स टू ड्रॉ फिक्चर्स, नॉकआउट, बाय, सीडिंग, लीग, स्टेयरकेस और साइक्लिक मेथड। ये हम अपनी एक अलग वीडियो आएगी इसकी, हम उसमें कवर करेंगे क्योंकि ये पूरा एक न्यूमेरिकल मेथड है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल मीनिंग, उसका ऑब्जेक्टिव, इट्स सिग्निफिकेंस। फिर हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, स्पोर्ट्स डे, हेल्थ, रन फॉर फन, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज एंड रन फॉर यूनिटी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, मीनिंग ऑफ प्लानिंग। हमने पहली बात करी थी प्लानिंग क्या है, सबसे अहम प्रोसेस है किसके लिए, हमारे किसी भी काम को करने के लिए। प्लानिंग इज अ वे टू सिस्टमाइज, डायरेक्ट एंड ऑर्गेनाइज द इवेंट, कॉम्पिटिशन, एक्सट्रैक्ट द एडवांटेजेस और बेनिफिट्स टू अवेलेबल रिसोर्सेज। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक ऐसा सिस्टमाइज प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे जो अवेलेबल रिसोर्स हैं, जिससे एक बहुत अच्छे इफेक्टिव वर्क हो सके, इफेक्टिव प्लानिंग हो सके, इफेक्टिव क्या हो सके, हमारी जितनी भी हमारे स्पोर्ट्स है वो बहुत अच्छे से हो सके। प्लानिंग इज द प्रोसेस, प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है मेकिंग अ सीक्वेंस ऑफ वर्क, जो एक वर्क के सीक्वेंस को बनाता है, स्टेप बाय स्टेप बताता है हमें क्या करना है, फॉर अ फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन। द सक्सेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम डिपेंड्स अपॉन एफिशिएंट। अब जो प्लान जो हमारे क्या है, फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम है, सक्सेस होने के लिए कामयाब होने के लिए क्या जरूरी है, उसके लिए एफिशिएंट हो सके, क्या उसका स्टाफिंग, फूड, डायरेक्शन, प्रॉपर कंट्रोल, वेल सुपरविजन, गुड कोऑर्डिनेशन, मिनिमाइज द चांसेस ऑफ लैप्स, कि कोई कमी ना हो, उसके कोई चांसेस ना हो किसी कमी के। ये सब किसकी वजह से हो सकता है, अगर आपकी प्लानिंग क्या हो, अच्छी हो। अब उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, प्लानिंग करने से क्या होगा, टू रिड्यूस अनड्यू प्रेशर। जो आप एक प्रेशर आता है बाद में चल के कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, स्पोर्ट्स में आपने ये इक्विपमेंट्स अभी नहीं लाए, अगर हम ये पहले से प्लान कर ले तो ऐसा नहीं होता। हमने क्या कर रखा था, प्लान कर रखा था, उसकी वजह से क्या हुआ, ये वाला प्रेशर हमसे हट जाएगा। टू प्रोवाइड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अमंग द कमिटीज़। अगर आपका प्लान अच्छा है तो आपके जो कमिटीज़ हैं, आपके जो मेंबर्स हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा तालमेल बहुत अच्छा बनेगा, क्योंकि कोई आप पे आपने कोई गलतियाँ करने का चांस ही नहीं लिया था, उसकी वजह से क्या होगा, आप में कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा, क्योंकि कोई सारे काम क्या हो रहे हैं, अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। थर्ड, टू हैव गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़। आपका सारे जितने भी काम हैं उन पर अच्छी पकड़ बनी रहेगी, क्योंकि आपकी प्लानिंग अच्छी थी। फोर्थ, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। आप एफिशिएंसी से बहुत ज़्यादा वर्क कर पाओगे, आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। टू रिड्यूस द चांस ऑफ मिस्टेक। आपकी गलती करने के क्या होंगे, जितने भी चांसेस हो क्या हो जाएंगे, आपके गलती करने के कम हो जाएंगे, आपसे गलतियाँ क्या होंगी, कम होंगी, क्योंकि आपकी प्लानिंग क्या है, बहुत अच्छी है। टू इंक्रीज द क्रिएटिविटी। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी आपकी अगर प्लानिंग अच्छी है। टू एनहांस द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। की वजह से क्या होगा, आपकी स्पोर्ट्स जो परफॉर्मेंस है वहाँ की बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी। टू प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़। और आप अपनी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ आप उन्हें क्या कर पाओगे, प्रोटेक्ट कर पाओगे। प्रोवाइड न्यू फैसिलिटी टू मीट डिमांड। अगर कोई नई डिमांड आ रही है, आप उसके बारे में पहले से प्लान करके चलो, आप उसको क्या दे सकते हो, न्यू फैसिलिटीज़ दे सकते हो अकॉर्डिंग टू डिमांड।
हेल्प्स टू डिसीजन मेकिंग, आपके डिसीजन लेने में हेल्प करता है प्लानिंग। लॉर्डिंग कमेटी को, रिसेप्शन कमेटी को, डेकोरेशन और सेरेमनी कमेटी को, कि आपने प्लानिंग कर रखी तो आपके डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा मददगार है क्या, प्लानिंग। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। सेकंड हम जानेंगे ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ये हमारा सेकंड स्टेप है किसी भी एक स्पोर्ट्स को सक्सेसफुल करने के लिए। हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग। ये हमारे 5 स्टेप्स होते हैं, मतलब POSDC, आप इन्हें शॉर्ट फॉर्म में याद करते रहो। POSDC मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, डेफिनेशन जानते हैं सबसे पहले। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग रिसोर्स टास्क इन अ स्ट्रक्चर मैनर टू अचीव द प्लान्ड ऑब्जेक्टिव। अब आपने प्लान कर लिया कि हमें ये करना है, अब आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइजिंग करोगे, मतलब अब आप सामान इकट्ठा करोगे। आप क्या करोगे, उसमें अरेंज करोगे जितने भी रिसोर्सेज हैं उसमें यूज़ होने वाले हैं। टास्क इन अ स्ट्रक्चर मैनर, जो आपने टास्क बनाओगे कि हमें किस व्यक्ति को क्या काम करना है ऑर्गेनाइज वे में। अब इसके की एक्सपेक्ट्स क्या हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व इंक्लूडिंग कोचेज, टीचर्स, स्टूडेंट्स। अब स्पोर्ट्स में ऑर्गेनाइजिंग में ये होता है, सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई जाती है, जिम्मेदारियाँ बताई जाती हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट बताया जाता है कि आप किस चीज़ में इन्वॉल्व हो, उसमें चाहे कोई रेफरी हो, टीचर हो, कोई स्टूडेंट हो या कोई प्लेयर ही क्यों ना हो। रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंश्योर दैट ऑल रिसोर्स जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल प्रॉपर्ली एलोकेटेड। उसमें जो हमारे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है हमें अच्छे से मुहैया हो सकें, उसकी वजह से हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या आ गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपको प्रॉपर्ली मिल सकें, उनका अरेंजमेंट कर सकें। कोऑर्डिनेशन की बात करें, अरेंज फॉर नेसेसरी लॉजिस्टिक्स सच एज ट्रांसपोर्टेशन, रजिस्ट्रेशन, कम्युनिकेशन अमंग टीम मेंबर्स। अब जो ये कोऑर्डिनेशन बन सके कि सही समय पे हमारे टीम प्लेयर्स को लाया जा रहा है, ऑर्गेनाइज कर सकें हम, ऑर्गेनाइज पहले से कर लें कि किन लोगों को क्या करना है, उन्हें लेकर आना ट्रांसपोर्ट में। जो आपकी कमेटी है, कम्युनिकेशन कमेटी, सही समय पे उन्हें सूचना मिले कब आपके प्रोग्राम्स होंगे, ये सब। ठीक है, एग्जांपल फॉर अ फिजिकल एजुकेशन क्लास ऑर्गेनाइजिंग माइट इन्वॉल्व सेटिंग अप ट्रेनिंग शेड्यूल बनाओगे आप उनका, अरेंज करोगे इक्विपमेंट्स उनके लिए, एंड एंश्योरिंग डैट ऑल स्टूडेंट्स आर अवेयर देयर रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी। और आप उन्हें ये भी उसमें इंश्योर करोगे कि जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हें उनकी जिम्मेदारियाँ पता और उनके रोल पता हो कि वो किस चीज़ में भाग ले रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टाफिंग। ये हमारा थर्ड स्टेप है, स्टाफिंग। डेफिनेशन, स्टाफिंग इन्वॉल्व्स रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग, मैनेजिंग पर्सनल टू इफेक्टिवली कैरी आउट द प्लान्ड एक्टिविटीज़। अब इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप भर्ती करते हो, स्टाफिंग। अब लोग, आपने क्या कर लिया, प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया कि हम सामान कहाँ से लेंगे, लेकिन आपको अब वो काम करने के लिए लोग तो चाहिए। अब जो लोग आएंगे कहाँ से आएंगे, स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू आएंगे। आप स्टाफिंग करोगे, लोगों की भर्ती करोगे, रिक्रूटमेंट करोगे, आप लोगों को क्या करोगे, हायर करोगे उन कामों के लिए। इसके की एस्पेक्ट देखते हैं। रिक्रूटमेंट, आइडेंटिफाई हायर क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स फॉर वेरियस रोल्स सच एज कोचेज, इंस्ट्रक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब क्या करोगे, आप रिक्रूटमेंट करोगे, हायर स्टाफ भी ले सकते हो, मतलब उनमें ज़्यादा क्या हो, हाई क्वालिफाई लोग हों, मतलब कई सारे वेरियस रोल होते हैं उनके, कोचेस के लिए हो गए, इंस्ट्रक्शंस के लिए हो गया, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए हो गया। नेक्स्ट पर्पस या ट्रेनिंग, प्रोवाइड नेसेसरी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टाफ टू इम्प्रूव देयर स्किल। जो हमारा स्टाफ है हम उनकी स्किल्स बढ़ा सकें, जैसे नई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है उनकी हम क्या करवाएंगे, ट्रेनिंग करवाएंगे। किस प्रोसेस के अंदर, स्टाफिंग के अंदर। मोटिवेशन, एंश्योर दैट ऑल स्टाफ मेंबर्स आर मोटिवेटेड एंड सपोर्ट टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज इफेक्टिवली। हम उनको मोटिवेट करते रहेंगे, उनके लिए मोटिवेशन मतलब कई सारे सेमिनार चलाए जाते हैं। इवल्यूशन, रेगुलरली असिस्ट स्टाफ परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। हम उनका फीडबैक लेते रहना चाहिए हमें उनकी परफॉर्मेंस का। एक एग्जांपल देखते हैं, इन अ स्पोर्ट्स इवेंट है, एक स्पोर्ट्स इवेंट में स्टाफिंग वुड इन्वॉल्व हायरिंग रेफरेंस कोचेज, वॉलंटियर्स एंड इंश्योरिंग दे आर वेल ट्रेंड एंड प्रिपेयर्ड फॉर देयर रोल्स। एक स्पोर्ट्स इवेंट में हम कई सारे लोगों को भर्ती करते हैं, जैसे कई सारी हायरिंग करते हैं, रेफरी, कोचेज, वॉलंटियर्स, और हम ये ध्यान रखते हैं कि वो वेल ट्रेंड हो, वो सारे वो अपने रोल जानते हो और वेल क्वालिफाई हो। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिंग।
ये हमारा क्या आता है, फोर्थ स्टेप में जानते हैं सबसे पहले क्या होगा, डेफिनेशन पढ़ते हैं। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स गाइडिंग एंड लीडिंग द टीम टू एंश्योर दैट द प्लान इज इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। डायरेक्टिंग में ये होता है कि आपने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, स्टाफ कर लिया, अब उन्हें आपको डायरेक्ट करना है, आपको उन्हें बताना है आपको कैसे करना है, क्या काम करना है, उन पर निगरानी रखनी है, आपको उन्हें डायरेक्ट करना, सुपरविजन करना है उनका। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स गाइडिंग, उन्हें गाइड करना, लीड करना, टीम को इंश्योर करना कि वो जो आपने प्लान बनाया उन पर इम्प्लीमेंट उसी हिसाब से कर रहे हैं, नहीं कर रहे। की एक्सपेक्ट क्या लीडरशिप आपको उसमें निभानी पड़ती है। प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस एंड मोटिवेशन टू टीम मेंबर्स, आपको क्या करना है, उन्हें प्रोवाइड करनी है क्या, क्लियर इंस्ट्रक्शंस, उन्हें सही निर्देश देने हैं। मोटिवेशन, उन्हें सही सही समय पे क्या करना है, आपको उत्साह बढ़ाना है, उनका मोटिवेट करना है उन्हें, किसको, अपने टीम मेंबर्स को। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन स्किल, मेंटेन ओपन इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन इन्वॉल्व पार्टीज, और आपको बहुत ओपनली रहना है जितने भी आपकी पार्टीज में इन्वॉल्व है लोग, आपको खुली बातें करनी होती हैं, मतलब नॉर्मली ऐसे खुली नहीं, कि आपको ओपनली सब बताना होता है कैसे क्या और किस टाइम होने वाला है। मोटिवेशन, एंकरेज एंड इंस्पायर टीम मेंबर्स टू परफॉर्म देयर बेस्ट, वो अपना अच्छे से मतलब बेस्ट कर सकें, आपको उन्हें एंकरेज करना है, आपको उन्हें मतलब मोटिवेट करना है, आपको उन्हें प्रोत्साहन बढ़ाना है उनका कि वो अपना काम अच्छे से कर सकें। सुपरविज़न, आपको उनका सुपरविज़न हमारा 2 वर्ड से बना है, सुपर प्लस विज़न। अब देखते हैं, ओवरसी द एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क एक्टिविटीज़ एंश्योरिंग दैट अलाइंग विद देयर प्लान। आपको सुपरविज़न में ये देखना होता है कि हमारा जो प्लान है उसके हिसाब से लोग चल रहे हैं, नहीं चल रहे। अगर जो हमने प्लान बनाया उसके हिसाब से नहीं चलेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा। हमें इसमें ये देखना होता है कि जो हमारा प्लान है उसी के अकॉर्डिंग सब अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। एग्जाम्पल, ड्यूरिंग अ स्कूल स्पोर्ट्स इवेंट डायरेक्टिंग वुड इंक्लूड गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू पार्टिसिपेंट, जिन लोगों ने पार्टिसिपेंट कराया उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिल सकें। एड्रेसिंग एनी इशू डेट अराइज एंश्योरिंग डेट इवेंट्स रन स्मूथली, और ये देख सकें कि जो हमारा इवेंट चल रहा है बहुत रन स्मूथली हो सके, उसमें ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, ज़्यादा बिल्कुल आराम से हो सके सब। लास्ट हमारा क्या है, POSDC का सी मतलब कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में क्या आता है, कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग द प्रोग्रेस एक्टिविटी टू एंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव आर बीइंग मीट एंड मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। अब हम इसमें ये देखते हैं, जो हमने प्लान करा, फिर ऑर्गेनाइजिंग करा, फिर स्टाफिंग करी, फिर डायरेक्टिंग करी। अब जो हमने प्लान बनाया था हमें और वो अचीव हुआ नहीं हुआ, या उसमें कुछ कमी रह गई, हम इसमें ये देखते हैं कंट्रोलिंग में कि वो मॉनिटरिंग करता है कि जो आपने प्लान बनाया था आप उसका अकॉर्डिंग आपने अचीव करा या नहीं करा। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग एवेल्युएटिंग द प्रोग्रेस ऑफ एक्टिविटीज़ टू एंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव, जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो आपको मिला या नहीं मिला, या आपको कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करनी है। की एस्पेक्ट्स मॉनिटरिंग, ट्रैक प्रोग्रेस परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्लान ऑब्जेक्टिव, आपको वो प्रोग्रेस आपकी ट्रैक करता है किसके अगेंस्ट में आपने जो प्लान करा है। इवैल्यूएशन, असिस द इफेक्टिवनेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेड प्लान्स और एक्टिविटीज़, वो ये देखता है कि आपने जो आपने प्लान बनाया इफेक्टिवली पूरा करा है नहीं करा। एडजस्टमेंट्स, मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इंप्रूवमेंट्स बेस्ड ऑन फीडबैक एंड परफॉर्मेंस ऑफ डाटा, ये आपको कैसे मिलता है, आपको वो फीडबैक लेता है, आपको डाटा कलेक्ट करता है, फिर वो आपके सारे क्या निकालता है, रिजल्ट निकालता है। रिपोर्टिंग, डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट द आउटकम्स एनीवे डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लान्स, आपकी डॉक्यूमेंट मतलब एक तैयार होती है, आपकी क्या हो गया डॉक्यूमेंट, एक रिपोर्ट तैयार होती है जो आपका आउटकम निकल के आया है जो आपके प्लान के अकॉर्डिंग था। एग्जाम्पल, आफ्टर अ स्पोर्ट्स इवेंट कंट्रोलिंग वुड इन्वॉल्व रिव्यूइंग द इवेंट सक्सेस, वो इवेंट अगर आपका सक्सेस हुआ तो वो रिव्यू करती है आपका किसके बाद, स्पोर्ट्स इवेंट होने के बाद। गैदरिंग फीडबैक, सबका फीडबैक लेना पार्टिसिपेंट से, स्टाफ से, एंड मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर इंप्रूवमेंट, और वो किसका ध्यान रखते हैं, फ्यूचर इंप्रूवमेंट का, फ्यूचर को जो कुछ होने वाला इवेंट है उसमें और ज़्यादा अपने आप को क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक कौन सा स्टार्ट होता है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज़ एंड देयर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब हम जानेंगे हमारी स्पोर्ट्स इवेंट्स में कौन कौन सी कमिटीज़ होती हैं। सबसे पहले हमारा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, ये सबसे बड़ा पद होता है इसमें। एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर में क्या होता है, ये हमारे हेड होते हैं, इसमें हेड मतलब मेंबर्स आके जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्पोर्ट्स। उनके बाद आती है हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी, एग्जीक्यूटिव कमेटी में उनके नीचे दर वाले लोग होते हैं। फिर आती है हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और गेम स्पोर्ट्स। अब इनमें कौन कौन सी कमेटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो हमें मेन पढ़नी है, एक तो पब्लिसिटी कमेटी। पब्लिसिटी कमेटी का मीन्स होता है जो आपकी पब्लिसिटी करती है, मतलब आपको स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है, आपको कैसे पता चलेगा लोगों को हमारे। आपने देखा होगा कि कई लोग मतलब आपके इश्तहार बांटते हैं, पेपर में आता है, ये पब्लिसिटी कमेटी का काम होता है कि आपको सूचना आपके घर तक, आपके कैसे न कैसे आपको सूचना मिल जाए कि हमारा एक स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है। बोर्डिंग कमेटी,
ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, हमारे जो प्लेयर्स होते हैं उनका लाना आने का जो भी इंतजाम होता है इन्हें देखना पड़ता है। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, ग्राउंड्स और इक्विपमेंट कमेटी कौन सी हो गई हमारी, जो हमारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराती है, ग्राउंड को केयर करना, उसको ठीक करना, सारे इक्विपमेंट्स सही प्रॉपर पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हो वो सब ध्यान रखती हैं। कमिटीज़ फॉर एंटरटेनर और रिफ्रेशमेंट, ये एंटरटेनमेंट है, सॉरी। अब वहाँ पे जो हमारे सदस्य बैठे हैं, मतलब गेस्ट बैठे हैं, जितने भी सब लोग देखने मैच आए, उनका एंटरटेन हो रहा है, उन्हें रिफ्रेशमेंट सही समय पे स्नैक्स पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे, उनका ध्यान रखती है। कमिटीज़ एंट्रीज़ एंड प्रोग्राम्स, एंट्री सही हो रही है, प्रोग्राम हमारा अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा। कमिटी फॉर ऑफिशियल्स, अवार्ड कमेटी, जो अवार्ड मिलेंगे। मेडिकल कमेटी, अगर कोई दुर्घटना घट जाती है तो किसी प्लेयर के साथ या किसी हमारे जो लोग देखना है, मतलब कंसिस्टेंट्स के साथ जो हमारे कस्टमर्स हैं उनके अगर कुछ भी दिक्कत हो जाती है तो हमारी मेडिकल कमेटी काम आती है। चलिए इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। अच्छा, पहले यहाँ से ही स्लाइड पीछे हो गई थी, कोई बात नहीं। सबसे पहले हमारी कौन सी थी, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इनकी, सबसे पहले ये जानते हैं। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग इवेंट्स एंड एक्टिविटीज एंश्योरिंग दैट एवरीथिंग रन्स स्मूथली। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि वो क्या करे, प्लानिंग करे, कोऑर्डिनेट करे, मतलब एक साथ, मतलब तालमेल बनाए लोगों में, एंड एक्टिविटीज एंश्योरिंग दैट एवरीथिंग रन स्मूथली, और ये देखे कि जो इनका इवेंट है स्मूथली रन हो रहा है या नहीं हो रहा। टास्क क्या, उन्हें टास्क क्या मिलता है, क्रिएटिंग शेड्यूल्स, वो शेड्यूल्स बनाने होते हैं उन्हें कि कब होंगे। अरेंजिंग वेन्यूज़, उन्हें जगह चूज़ करनी होती है। कोऑर्डिनेशन विद अदर कमिटीज़, उन्हें जो बाकी की कमिटीज़ हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाने रखना होता है। और ओवरसीइंग द ओवरऑल एग्जीक्यूशन ऑफ इवेंट, और इवेंट में हमें जितनी भी चीज़ें घट रही हैं उन्हें, मतलब जो भी वो हो रहा है इवेंट में, वो उन सब पे क्या करना होता है, ओवरसी देखना होता है, उनके ऊपर नज़र रखनी होती है। सेकंड, फाइनेंस कमेटी, ये हमारी सबसे मतलब अच्छी कमेटी होती है क्योंकि इन पे ही सारा पैसों का काम होता है, सबसे अमीर कमेटी होती है हमारी। इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मैनेजिंग द बजट, ये पूरा बजट तय करते हैं, मतलब बजट देखती हैं फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ इवेंट के, और हमें कितना बजट चाहिए, कितना हमें कमी पड़ेगी, ये सब उनका ही काम होता है कि देखे कि बजट हमारा कैसा पूरा होगा। टास्क, बजट प्लानिंग, उनका बजट प्लानिंग करने का होता है कि हमें कितना पैसा लगने वाला है, हमारा कितना हम मतलब बचा सकते हैं। सिक्योरिंग स्पॉन्सरशिप, उन्हें स्पॉन्सरशिप बचानी होती हैं, जो मतलब स्पॉन्सर्स होते हैं हमारे, वो स्पॉन्सर सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। मैनेजिंग एक्सपेंसेस, उन्हें अपने खर्चों का मतलब वो मतलब क्या करना होता है, बैलेंस करके चलना होता है। एंड मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, और जिनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं उन्हें क्या करना होता है, मेंटेन करके रखना होता है। थर्ड, डिसिप्लिन कमेटी, डिसिप्लिन कमेटी का काम क्या होता है, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंश्योरिंग डिसिप्लिन एंड एडहेरेंस टू रूल्स ड्यूरिंग इवेंट्स। अब इनका ये ध्यान रखना होता है कि कोई रूल ना तोड़े, कोई रूल ब्रेक ना करे, जो इनके मतलब रूल्स बनाए जाते हैं, मतलब जो प्लेयर्स हो गए वो रूल्स ब्रेक ना करे, कोई गेस्ट आ रहे हैं वो रूल्स ब्रेक ना करे। इनका यही काम होता है कि एंश्योर करे कि सब वहाँ पे अच्छे से डिसिप्लिन में सब काम हो रहा हो, कोई हमारे कानून के, जो उनके कानून बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स के, उनको कोई क्या ना करे, ब्रेक ना करे। टास्क, इनका टास्क क्या होता है, एनफोर्सिंग रूल्स, उनको रूल्स मनवाना, हैंडलिंग मिसकंडक्ट एंड एंश्योरिंग फेयर प्ले, और ये देख सकें कि फेयर प्ले हो रहा है, बिल्कुल सही से खेला जा रहा है या नहीं खेला जा रहा है, मतलब खेल में कोई चीटिंग तो नहीं हो रही, ठीक है। ये हमारी कौन सी कमेटी है, टेक्निकल कमेटी, जितने भी टेक्निकल एक्सपेक्ट होते हैं ये सब संभालते हैं। जैसे इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ओवरसीइंग द टेक्निकल एक्सपेक्ट ऑफ इवेंट्स, ये चेक करते हैं कि ओवरसीइंग मतलब टेक्निकल एक्सपेक्ट्स क्या होते हैं हमारी, ये सब पर्टिकुलरली इन स्पोर्ट्स में खासकर। टास्क, इन्हें सेटिंग अप इक्विपमेंट, इन्हें इक्विपमेंट सेट करने पड़ते हैं सारे। मैनेजिंग टेक्निकल लॉजिस्टिक्स, जितनी भी टेक्निकल कैमरा हो गए, डिजिटल्स कैमरा हो गए, माइक्स हो गए, कमेंट्रीज होती हैं जो हमारे बड़े बड़े वेब कैम्स में सब चल रहे होते हैं, उसमें क्या करना होता है ना, संभालना पड़ता है। इंश्योर करते हैं कि एबिलिटी ऑफ नेसेसरी टूल्स और रिसोर्सेज, हर समय पे हर टूल आपको अवेलेबल हो, वो मुहैया करवा सकें। ये सब किसका कौन ध्यान रखता है, टेक्निकल हमारी कमेटी। अब हॉस्पिटलिटी कमेटी, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मैनेजिंग गेस्ट रिलेशंस, एंश्योरिंग द कंफर्ट ऑफ पार्टिसिपेंट एंड अटेंडेंट्स। अब जो ये इनका काम होता है कि मैनेज करें जितने भी हमारे गेस्ट रिलेशंस हैं, जो कंफर्ट मिल सके, जितने भी हमारे लोग पार्टिसिपेंट हैं उनमें बीच बिल्कुल रिलेशन बनाए रखना। इनका टास्क होता है अरेंजिंग एकोमोडेशन, उनकी नीड्स के हिसाब से इनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। कैटरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड एड्रेसिंग नीड्स ऑफ गेस्ट एंड पार्टिसिपेंट, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, कैटरिंग का काम हो गया, सब इनको ही देखना पड़ता है क्योंकि इनको रिलेशन बनाने होते हैं किसके बीच, अपनी स्पोर्ट्स इवेंट टीम के और जितने भी पार्टिसिपेंट ने हिस्सा लिया है, गेस्ट हैं, ठीक है, कुछ वीआईपी लोग होते हैं, उनके बीच में क्या बनाने हैं, इन्हें रिलेशंस बनाने हैं। फिर आती है हमारी पब्लिसिटी कमेटी।
पब्लिसिटी कमेटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? प्रमोटिंग इवेंट्स एंड इंश्योरिंग गुड्स अटेंडेंस। अपने इवेंट को प्रमोट करना, कैसे ना मतलब एडवर्टीजमेंट करना और अटेंडेंस अच्छे से हो सके, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इवेंट में आए। इनका टास्क क्या होता है? डिज़ाइन करना, डिस्ट्रीब्यूटिंग करना प्रमोशनल मटेरियल्स, मैनेजिंग सोशल मीडिया, प्रेस को संभालना, रिलीज़ करना सही समय पे। आपने देखा होगा अगर कोई भी आईपीएल होते हैं तो उनके 1 महीने से पहले से ऐड आने लग जाते हैं कि ये मैच होने वाला है इस दिन। तो इनका भी क्या होता है? यही काम होता है, कम्युनिटी टू रेज अवेयरनेस। इनको अवेयरनेस क्या करनी पड़ती है? प्रमोट करनी पड़ती है कि हमारे क्या होने हैं? इवेंट्स चालू होने वाले हैं। 7th रजिस्ट्रेशन कमेटी, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? हैंडलिंग पार्टिसिपेंट रजिस्ट्रेशन एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड। उन्हें देखना होता है कि जो हमारे पार्टिसिपेंट उनका मेंटेन करके रखना होता है रिकॉर्ड, कि वो उनके अटेंडेंस सही टाइम पे कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं। उनका टास्क क्या होता है? सेटिंग अप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। उन्हें एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सेट करके रखना पड़ता है। मैनेजिंग डेटाबेस, इन्हें डेटाबेस मैनेज करके रखना पड़ता है किनका? सबका पार्टिसिपेंट का प्रॉपरली इनके अपने रजिस्टर्ड में। 8th आती है हमारी मेडिकल कमेटी। मेडिकल कमेटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रोवाइडिंग मेडिकल सपोर्ट एंड इंश्योरिंग द सेफ्टी एज वेल एज बीइंग ऑफ पार्टिसिपेंट। अब इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हमें क्या कर सकें? मेडिकली सपोर्ट कर सकें हमारे प्लेयर्स को अगर कोई चोट लग जाती है किसी भी खेल के दौरान, और जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनको भी, और जो हमारे गेस्ट आए होते हैं उनको भी। ठीक है, मेडिकल का आप काम समझ गए। टास्क क्या होता है? अरेंज करें फॉर मेडिकल पर्सनल सेटिंग फर्स्ट एड स्टेशन एंड मैनेजिंग इमरजेंसी रेस्पॉन्स। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि आप कॉल कर रहे हैं कोई प्लेयर जख्मी हो चुका है कि अब वो अभी आधे घंटे हमारे मेडिकल टीम आ रही है। नहीं, आपको बिल्कुल रेडी होना पड़ता है कि आपको अगर कुछ भी दुर्घटना घटती है तो तुरंत आपका उसका इलाज हो सके। 9th वॉलंटियर कमेटी, इसका काम क्या होता है? इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिक्रूटिंग एंड मैनेजिंग वॉलंटियर्स। अब जो भी लोग सहायता करने वाले होते हैं, मतलब हमारे कई मेंबर्स होते हैं वॉलंटियर्स, हम ये काम कर देंगे, अब ये काम करना है, मतलब कई सारे काम होते हैं जो वॉलंटियर टीम संभालती है। इनका टास्क होता है जैसे असाइनिंग रोल्स, इनके रोल होते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने इनका काम होता है। वॉलंटियर्स आर वेल कोऑर्डिनेट 10 जैसे लॉजिस्टिक कमेटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी हो गई मैनेजिंग द लॉजिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इवेंट्स, कोई छोटे मोटे काम हो गए सारे। टास्क इनका अरेंजिंग द ट्रांसपोर्टेशन, मैनेजिंग इन्वेंट्री, सही आपकी जो इन्वेंट्री है उनमें स्पोर्ट्स के हर इक्विपमेंट हर चीज़ है या नहीं, सारी इन्वेंट्री चेक करनी होती है। इंश्योरिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाईज और इक्विपमेंट्स, आपको सही से सप्लाई के लिए आपको हर चीज़ है या नहीं है, और अवेलेबिलिटी देखनी होती है ना कि हम पे हर सामान है या नहीं है। ये पेज पहले आ गया था, इसे पढ़ लेते हैं पहले। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है टूर्नामेंट। टूर्नामेंट होता क्या है? अब टूर्नामेंट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले होता क्या है? अ सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन। इसमें क्या होती है? स्पोर्ट्स कंपटीशन की सीरीज़ होती है। आपने हमें देखोगे हम अपने गली मोहल्ले में भी कभी भी क्या कर लेते हैं? मैच रख लेते हैं। वो तो हमारे छोटे मैच हो गए, लेकिन हम एक टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, ये भी उसकी तरह हो गए, लेकिन ये लेवल पे होता है। इसमें कई सारे स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन की सीरीज़ होती है इन विच, जिसमें एक टीम फाइनली विंस होती है और रेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट लूज। और उसमें एक टीम जीतती है और एक टीम लास्ट में क्या हो जाती है? हार जाती है, बची हुई जितनी भी सारी टीम्स हैं। इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर, वो कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, जैसे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑफ टीम, इसमें कितने पार्टिसिपेंट कर रही हैं टीम्स। अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट्स, आप पे कितने ग्राउंड्स है, कितने इक्विपमेंट्स हैं, और नंबर ऑफ डेज एंड फंड्स, आप पे कितने दिनों के लिए खेला जाएगा टूर्नामेंट, और आप पे कितना पैसा है। इंपॉर्टेंस क्या है हमारी टूर्नामेंट की? द स्पोर्ट्समैन लर्न्स द डिसिप्लिन बाय प्लेइंग टूर्नामेंट। एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज़रूरी है, वो डिसिप्लिन सीखता है किससे? जब वो टूर्नामेंट में खेलता है। द स्पोर्ट्समैन मीट्स अदर स्पोर्ट्समैन और सिंगल प्लेटफॉर्म। एक स्पोर्ट्समैन दूसरे स्पोर्ट्समैन से मिलता है, उनमें रिलेशन अच्छे होते हैं, वो मोटिवेट होते हैं, किस पे? एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं जब वो। 3rd ही लर्न्स एथिकल वैल्यूज सच एज हॉनेस्टी, फेयर प्ले, रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स। वो क्या सीखते हैं उस टूर्नामेंट में? वैल्यूज़ जैसे हॉनेस्टी, फेयर प्ले, रेस्पेक्ट फॉर अदर्स और एथिकल वैल्यूज़। टूर्नामेंट्स प्रोवाइड रिक्रिएशन टू ऑल, एग्जाम्पल ऑर्गेनाइज स्पेक्टर्स स्टूडेंट्स। और रिक्रिएशन भी करता है टूर्नामेंट, मतलब लोगों में दोबारा से उत्साह पैदा करता है। अब टूर्नामेंट्स हमारे कई तरीके के होते हैं, जानते हैं। पैन बच गया, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट में सबसे पहला टूर्नामेंट आता है हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट। अब ये नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है? आपने नॉकआउट टूर्नामेंट का आप एक ही मतलब से समझ जाओगे कि इसमें एक टीम अगर हार गई तो वो हार जाती है। जितने भी इसमें मैच होते हैं, जैसे मेरी टीम है ए, अगर ए टीम पहले मैच में हार गई तो वो बाद में दूसरे मैचेस में नहीं खेल पाएगी, अगर वो हार गई तो हार गई।
इसके फ़ायदे भी कई होते हैं कि वो इसमें कम पैसा खर्च होता है, ये जल्दी मैचेस पूरे हो जाते हैं, इनमें पैसा भी कम लगता है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज भी यही है कि अगर एक टीम का होता है ना, कई टीम अच्छी अच्छी टीमें भी एक दिन हार जाती हैं, वो उनका दिन नहीं होता, हार गई, उनसे बहुत ज़्यादा उन्हें डिस्करेज मिलता है, उन्हें दोबारा खेलने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि दोबारा तो अच्छा खेल पाएंगी, बिकॉज उनका तो दिन अच्छा नहीं था उस दिन होता है, कई सारी टीमें हार जाती हैं। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट द टीम वंस डिफीट, अगर कोई एक टीम हार जाती है, गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द टूर्नामेंट, तो उसे उसी टाइम एलिमिनेट कर दिया जाता है। ओनली द विनिंग टीम्स कंसिस्टिंग द नेक्स्ट राउंड, एक जो विनिंग टीम है उसी को आगे बढ़ाया जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ आर गिवन टू द विनिंग प्लेयर्स टीम, और जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं वो किसको मिलती है, खाली विनिंग टीम को मिलती है। समझ गए? चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा लीग टूर्नामेंट। अब ये लीग टूर्नामेंट क्या होता है? आपने देखा होगा जो हमारे इंडिया में आईपीएल मैच होते हैं उसमें क्या होता है, लीग टूर्नामेंट होते हैं। लीग टूर्नामेंट में जैसे अगर एक टीम हार जाती है तो उन्हें बाद में दोबारा भी मौका दिया जाता है, लेकिन इसका एडवांटेजेस यही है कि दूसरी जो टीम हार जाती है उन्हें मोटिवेट मिलता है कि अगर कोई बात नहीं, अगर हम हार गए तो हम पे दोबारा भी कई सारे चांसेस आते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये टूर्नामेंट्स होते हैं, सबसे ज़्यादा इनमें ही पैसा खर्च होता है क्योंकि ये काफ़ी समय तक चलते रहते हैं। आपने हमारे आईपीएल मैच देखे होंगे जैसे in single league tournament all participant teams completing once with each other, where is double league in team players every as double league, each team plays every other team twice without any consideration of victory or defeat। अब हमारी जो लीग होती है दो तरीके की होती है, एक सिंगल लीग कंपटीशन और डबल लीग टूर्नामेंट। अब सिंगल लीग टूर्नामेंट का मीन्स क्या होता है, इसमें ये होता है कि अगर एक टीम हार गई इसे दोबारा चांस दे दी, एक बार से चांस मिल गई चलिए ठीक है। डबल लीग में क्या होता है, उन्हें 2 बार खिलाया जाता है, अगर वो 2 बार भी हार जाते हैं तो उन्हें तीसरी बार भी खिलाया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, डबल लीग टूर्नामेंट। अब कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, थर्ड क्या है हमारा, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। अब कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में क्या होता है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन अ ग्रुप ऑफ जोन मैचेस। इसमें हम क्या बनाते हैं, कई सारे जोन मैचेस बनाते हैं। वेन एवर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टीम्स, जब बहुत सारी टीम्स होते हैं, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट फैसिलिटेट फिजिकल एजुकेशन टीचर्स जॉब, इट गिव्स देम अलाउ रूम टू ट्राई न्यू एक्सपेरिमेंट्स 4 टाइप्स। अब इसमें कई तरह के टाइप होते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग, लीग कम नॉकआउट। अब इसमें जानते हैं इनका मतलब क्या होता है। चलिए, आपने जोन बनाए, पहला जोन, दूसरा जोन, थर्ड जोन, फोर्थ जोन। इन्हीं जोन के अंदर कई सारी टीम्स लड़ रही हैं। अब जिनके विनर्स निकल के आएंगे, जैसे इसमें से निकल के आया ए, इसमें से निकल के आया बी, इनके निकल के आया सी, इसके में से निकल के आया डी, ए बी सी डी, इन चारों जोन में से एक एक क्या निकल के आए, विनर, 4 विनर निकल के आए। अब इनके बीच में मैच होगा, इसी बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, अपना कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। पहले इन 4 जोन में लड़ाया गया, फिर जो इनके विनर्स निकल के आए फिर हमने इन्हें दोबारा लड़ाया। अब इनका मीन्स समझ लेते क्या होता है जैसे अब जो कम के इधर लिखते हैं हम सबसे पहले, इसका मीन्स क्या होता है, जब हमारे जोन मैचेस लेवल होते हैं, मतलब जोन लेवल पे जो मैचेस होते हैं वो किस बेस पे हो रहे हैं। अगर नॉकआउट लिखा है, कम से पहले क्या लिखा है, नॉकआउट, तो मतलब जो जोन बेसिस पे आपके मैचेस हुए हैं किस पे हुए हैं, नॉकआउट पे, कि अगर एक टीम हार जाती है तो दूसरी वो टीम को उस टाइम एलिमिनेट कर दिया जाएगा। कम के बाद अगर क्या लिखा है आपका, लीग, लीग इसका मतलब क्या होगा, जब कम के बाद लिखा है तो जो इनके विनर्स निकल के आए इनके बीच जो मैच होगा वो किसके बीच में होगा, बेस पे, लीग के बेस पे। समझ गए? अगर यहाँ पे नॉकआउट लिखा होता है मतलब इसमें भी नॉकआउट पे हुआ, इस पर भी नॉकआउट, मतलब जो जोन बेसिस पे मैच हुआ वो भी नॉकआउट मैच हुआ था, और जो विनर्स के बीच में वो भी क्या हुआ, नॉकआउट बेस पे। वो लिखने का फ़र्क हो जाता है। अगर आप यहाँ लीग लिख दो मतलब जोन बेस पे लीग मैच हुए थे, और यहाँ आप नॉकआउट लिख दो मतलब इनके विनर्स के बीच क्या हुआ, नॉकआउट मैच हुआ। समझ गए आप कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट? अब इनके मेथड्स होते हैं ना, कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिक्चर्स जो बनता है, हम इनकी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बिकॉज आप कंफ्यूज ना हो जाएं। उसमें हम प्रॉपर्ली समझेंगे जो नॉकआउट फिक्चर्स होते हैं, बाय सीडिंग, हम इसमें ही सब अपना कवर कर लेंगे अपना टॉपिक। ठीक है, चलिए अब जानते हैं हम इंटरमीडियल्स एंड एक्सटरमीडियल्स क्या होते हैं। सबसे पहले जानते हैं इंटरमीडियल्स। इंटरमीडियल्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड इंट्रा मीन्स विद इन एंड मिडल्स मीन्स वॉल, ये वॉल है।
अब इसका मीन्स क्या होता है, ये दो वर्डों से मिलकर बना है लैटिन। एक तो इंट्रा मतलब विद इन, मॉडिस मीन्स वॉल मतलब इन विद इन दी वॉल, अपने चार दीवारियों के अंदर खेला गया हुआ ऐसा स्पोर्ट्स। सो वी कैन से इन दिस एक्टिविटी विच आर परफॉर्म विद इन दी वॉल्स और विद इन द कैंपस एज इंस्टीट्यूशन आर कॉल्ड इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट्स का मीन्स यही हो गया कि एक आपकी चारों दीवारी के बीच में इंस्टीट्यूशन के अंदर खेला गया ऐसा स्पोर्ट्स क्या कहलाता है, इंटरमीडिएट्स। ठीक है, अब इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं वो जान लेते हैं। सबसे पहला, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एवरी स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन गेम्स एंड स्पोर्ट। अगर आप बड़े लेवल पे खेलोगे तो बहुत कम होता है कि सबको अपॉर्चुनिटी मिल सके। अब आप अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर ही खेल रहे हो तो हर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके गेम खेलने की, इसलिए ये खेला जाता है। सेकंड, टू डेवलप लीडरशिप क्वालिटीज़ इंक्रीज हो सके, किसके बीच में, सबके बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में डेवलप हो सके, उनमें फीलिंग्स और कोऑपरेशन, उनके अंदर भावना पैदा हो सके। टू प्रोवाइड रिक्रिएटिंग, उनमें रिक्रिएटिंग की मतलब जो भावना होती है वो बढ़ सके। टू डेवलप द फीलिंग ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप की मतलब उनमें भावना बढ़ सके। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्न अ वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स, हर गेम की उनको खेलने की वो क्या मिल सके, मतलब कई सारे टेक्निक्स पता चल सकें, कई सारे उनके वो होते हैं मेथड्स होते हैं वो सीख सकें। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ गेट एक्सपीरियंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्पिटिशन, उन्हें कॉम्पिटिशन करने का उन्हें क्या मिल सके, एक्सपीरियंस मिल सके। 8, टू फाइंड आउट टैलेंटेड स्पोर्ट पर्सन, आप एक स्पोर्ट्स पर्सन ढूंढ सके सबसे अच्छा टैलेंटेड। 9, टू प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू डेवलप पर्सनैलिटी, आप एक अपॉर्चुनिटी क्या कर सके उनमें डेवलप कर सकें, फाइंड आउट कर सकें। कहाँ गया, अब बात करते हैं हम एक्स्ट्रामीडियल्स क्या होता है। एक्स्ट्रामीडियल्स का मीन्स होता है, ये भी दो वर्डों से मिलकर बना। एक्स्ट्रा मीन्स एक्स्ट्रा एंड मीडियल्स, हियर एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड एंड मीडियल्स मीन्स वॉल। आउटसाइड द वॉल मतलब अपने इंस्टीट्यूट चार दीवारियों के बाहर खेलना। सो वी कैन से डैट द एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही है आउटसाइड द वॉल, आपके दीवारों के बाहर हो रही है, इंस्टीट्यूशन और स्कूल्स के बाहर जो गेम्स खेले जाने हैं, कुछ भी एक्टिविटीज़ हो रही है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा मीडियल्स। ठीक है, जैसे ये बाहर जाके खेलने हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स को क्या मिल सके, एक्सपीरियंस मिल सके, बाहर जाके नई नई टेक्नोलॉजी, नए नए इक्विपमेंट्स खेल सकें। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स, हम स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड बढ़ा सकें। द ब्रोडन द बेस ऑफ स्पोर्ट्स, हम स्पोर्ट्स का ब्रॉड बना सकें, उसे बहुत मतलब दूर तक फैला सकें। टू डेवलप स्पोर्ट्समैनशिप एंड फर्टिनिटी, हम लोगों की स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ा सकें, जब वो बाहर जाके अलग अलग प्लेयर्स से मिलेंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्समैनशिप बढ़ेगी। टू प्रोवाइड नॉलेज एंड न्यू रूल्स, नए रूल्स सीख सकें, उनमें नई टेक्नोलॉजी सीखें, नए एडवांस टेक्निक सीख सकें, वो गेम्स अपने स्पोर्ट्स जिसमें वो माहिर है उसकी नई नई टेक्निक सीख सकें। अब हमारा एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक है बुक का, इसमें क्या आता है, स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम। कई सारे स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम चलाए जाते हैं हमारे इंडिया में, मतलब कहीं भी आप देखेंगे। चलिए जानते हैं। स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्रोग्राम्स आर अरेंज इन द वर्ल्ड एज वेल एज इन आवर कंट्री टू प्रमोट देयर गेम्स स्पोर्ट्स फॉर अ स्पेसिफिक कॉज। अब जो हमारे स्पोर्ट्स हैं, गेम्स हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, कई सारे वर्ल्ड्स के हिस्सों में अरेंज करे जाते हैं, हमारे इंडिया में भी करे जाते हैं। क्यों? प्रमोट हो सकें क्या, गेम्स स्पोर्ट्स फिर स्पेसिफिक कॉज के लिए, किसी भी एक मतलब कोई भी एक कारण हो सकता है। जैसे एवरी कंट्री इन दी वर्ल्ड हैज़ सम अदर कॉज ऑफ प्रमोटिंग स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम, सबके अलग अलग कारण होते हैं गेम को, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। द प्रोग्राम्स मोटिवेट क्रिएट फीलिंग्स टेक पार्ट इंटरेस्ट स्पोर्ट्स प्रोग्राम, ये लोगों को मोटिवेट्स करती हैं, ट्रेनिंग देती है, उन्हें क्रिएट करती है, फीलिंग्स अंदर भावनाएं पैदा करती हैं। पीपल बिकम द हेल्थ कॉन्शियस एंड ट्राई टू रिमेन फिट स्टे हेल्दी फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, लोगों के अंदर भावना आती है कि हम स्टे फिट रह सकें, मतलब हमारी हेल्थ से फिर वो कनेक्ट होते हैं कि हमें क्या रहना है, हेल्दी रहना है। These specific sports program are usually organized by the फेडरेशन, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, NGOs के द्वारा चलाया जाता है टू क्रिएट हेल्थ कॉन्शियस अमंग, लोगों में हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ सके एंड टेक पार्ट इन द हेल्थ रिलेटेड स्पोर्ट्स प्रोग्राम, और वो क्या कर सके, हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स में क्या दे सके, अपने भागी बन सके। चलिए जानते हैं स्पोर्ट्स के बारे में कौन कौन से हैं। मोर एंड मोर पीपल ऑफ एज ग्रुप टेक पार्ट इन सच स्पोर्ट्स प्रोग्राम द वेरी स्पोर्ट। सबसे पहले आता है हमारा स्पोर्ट्स डे। ये स्कूल्स में आपका स्पोर्ट्स डे होता है, एनुअल स्पोर्ट्स डे होता है, कई महीनों के बीच 6 महीने के बीच में होता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है। स्पोर्ट डे इज़ अ हाईली एंटिसिपेटेड इवेंट इन द स्कूल। आपके स्कूल कैलेंडर में सबसे एंटिसिपेटेड स्पोर्ट्स प्रोग्राम होता है, बहुत ज़्यादा लोग इसमें ऑफरिंग स्टूडेंट्स आर अपॉर्चुनिटी टू एंगेज इन वेरियस एथलेटिक एक्टिविटीज़। कई सारे स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत
एंगेज होने का मौका मिलता है कई सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, डेमोन्स्ट्रेट देयर स्किल्स, उन्हें स्किल्स बढ़ाने का बहुत मौका मिलता है, एंड फोस्टर स्पिरिट ऑफ टीम वर्क, उनमें टीम वर्क की भावनाएं बढ़ती हैं, स्पोर्ट्समैनशिप उनमें आती है, बिलो इज अ डिटेल एक्सप्लेन वी टिपिकली गोज ऑर्गेनाइज द पर्टिकुलर स्पोर्ट्स डे। नेक्स्ट हेल्थ रन। हेल्थ रन क्या होता है? हेल्थ रन इज़ अ कम्युनिटी इज़ अ स्कूल इवेंट डिज़ाइन टू प्रमोट फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस को बढ़ाने के लिए हम क्या लाए हैं? हेल्थ रन। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें फिजिकल फिटनेस, हेल्दी लिविंग, सोशल इंटरेक्शन, इट टिपिकली इन्वॉल्व्स पार्टिसिपेंट्स रनिंग। इसमें क्या करते हैं? रनिंग करते हैं, वॉकिंग अ सेट डिस्टेंस, एक डिस्टेंस ये सेट कर लेते हैं कि हमें यहाँ तक रनिंग करनी है। इट कैन बी अडेप्टेड फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, में कई सारे एज ग्रुप्स के हो सकते हैं, फिटनेस लेवल हो सकती हैं। हियर इज अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द हेल्थ रन, जिसमें नॉर्मली रनिंग करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस हो गए आपके। अब आता है रन फॉर फन। मतलब ऐसा नहीं कि मज़े के लिए दौड़ रहे हैं। आर रन फॉर फन इज इवेंट फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग फिजिकल एक्टिविटी। ये फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाता है, इन्जॉयमेंट को बढ़ाता है, ऐसी कम्युनिटी स्पिरिट रैदर देन कॉम्पिटिटिव रेसिंग्स होती हैं इसमें। इंक्लूसिव और डिज़ाइन टू, इसमें ऐसा नहीं होता कि हम रेस करेंगे दौड़ेंगे, नहीं हमें जीतना है। सब नॉर्मली अपने फ़न के लिए दौड़ते हैं। मतलब आप जॉगिंग कर रहे हैं ना, ऐसे ही समझ लीजिए। इट इज़ एजेस फिटनेस लेवल। हियर इज़ अ डिटेल्ड गाइड ऑर्गेनाइज एंड पार्टिसिपेटिंग रन फॉर इवेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि प्रमोट कर सके फिजिकल एक्टिविटी विद किसके साथ? इन अ फन रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में, बिना किसी तनाव के, बिल्कुल रिलैक्स, ऐसे फनली हम ऐसे मज़े मज़े में दौड़ सकें। मतलब मज़े मज़े में हमारी क्या हो जाए? फिटनेस लेवल अच्छी हो जाए, फिटनेस फिट हम हो जाए। एंकरेज कर सके कम्युनिटी को, इन्वॉल्वमेंट कर सकें, सोशल इंटरेक्शन हो सके, प्रोवाइड एन्जॉयबल एक्सपीरियंस मिल सके लोगों को, पार्टिसिपेंट जो भी इसमें हर तरीके एज ग्रुप है, फिटनेस लेवल ग्रुप है। ठीक है, समझ गए? फिर आता है हमारा रन फॉर स्पेसिफिक कॉज। अब हमारा था किसी जो हम रनिंग कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक कारण के लिए, जैसा रन फॉर स्पेसिफिक इज अ इवेंट डिजाइन टू रेज अवेयरनेस फंड फॉर पर्टिकुलर इशू। जैसे हम कोई इशू है उसके लिए हम रन कर रहे हैं, किसी चैरिटी वाइल प्रमोटिंग फिजिकल एक्टिविटी, कोई फिजिकल एक्टिविटी चैरिटी प्रमोट कर रही है, कोई एक स्पेसिफिक कॉज है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, हियर डिटेल्ड हाउ टू ऑर्गेनाइज पार्टिसिपेट इन इवेंट। इसका ऑब्जेक्टिव होता है रेज अवेयरनेस अबाउट द चूजन कॉज। आपने कोई भी एक कारण चुन लिया, उसको अवेयर करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? रन कर रहे हैं। जनरेट फंड, पैसा इकट्ठा करने के लिए, टू सपोर्ट कॉजेज चैरिटी, कोई भी विपदा आ जाती है, मतलब कहीं भी कई सारे कारण होते हैं जिसमें आपको फंड चाहिए होता है, आप उसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, फंड इकट्ठा करने के लिए आप रन कर रहे हैं। एंकरेज कम्युनिटी टू पार्टिसिपेट एंड सॉलिडिटी, हमारा साथ दें, आप इसके लिए भी रन कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं लोगों को। प्रमोट कर रहे हैं फिजिकल हेल्थ वेलनेस पार्टिसिपेंट्स। अब आप क्या कर रहे हो? प्रमोट भी कर रहे हो आप फिजिकल हेल्थ को। ठीक है, अब क्या आता है हमारा? रन फॉर यूनिटी। रन फॉर यूनिटी में क्या होता है? रन फॉर यूनिटी इज इवेंट एम टू प्रोटेक्ट अ नेशनल यूनिटी। हम उसमें अपनी राष्ट्रीय यूनिटी मतलब राष्ट्रीय एकता को बढ़ाते हैं। इंटेग्रिटी एंड स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस अमंग पीपल, हम सब में एकता की भावना इसमें बढ़ती है। इट इज़ अ टिपिकली ऑर्गेनाइज अ मैराथन, इसमें मैराथन करते हैं, रनिंग इवेंट इसमें ऑर्गेनाइज करते हैं। कॉमरेड द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल पे हमने क्या करा था? आ की फिगर इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड द कंट्रीज फर्स्ट डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे होम मिनिस्टर। द इवेंट सर्व्स मल्टीपल पर्पसेज। हमने रन फॉर यूनिटी हमने लागू करा था कि हम रन फॉर यूनिटी करेंगे किस पे? उनके जन्मदिन पर। प्रमोटिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, एंकरेज सेंस ऑफ टुगेदरनेस अमंग पार्टिसिपेंट। जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें क्या हो सके? यूनिटी की भावना आ सके, मतलब एकता की भावना आ सके, इसलिए हम ये करते हैं। हाईलाइट हो सके हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ नेशन इंटीग्रेशन एंड यूनिटी, हमारी राष्ट्रीय भावना, हमारी राष्ट्रीय एकता क्या हो सके उन लोगों में आ सके, इसलिए हम क्या करते हैं? रन फॉर यूनिटी करते हैं। अब हम इस पार्ट में सीखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ पिक्चर्स, कि उस चैप्टर का एक पार्ट है कि आपको पिक्चर्स ड्रॉ करके दिखाने हैं, मतलब मैचेस कैसे होते हैं टीम्स के बीच में, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि कौन सी टीम की कब बारी आएगी। ठीक है, अब चलिए चलते हैं हम अपने पार्ट पे। अब हमने सबसे पहले पढ़ेंगे कि हाउ टू ड्रॉ पिक्चर्स। हमने ये पढ़ा था अपने चैप्टर में कि टूर्नामेंट्स कितने तरीके के होते हैं, हमने टाइप्स पढ़े थे टूर्नामेंट के। सबसे पहला टाइप क्या था हमारा? नॉकआउट टूर्नामेंट। सेकंड था हमारा लीग। ठीक है, हमने पढ़े थे एक तो नॉकआउट टूर्नामेंट होते हैं और लीग टूर्नामेंट होते हैं, इन दोनों में फिक्चर्स बनते हैं। अब सबसे पहले हम सीखेंगे नॉकआउट टूर्नामेंट में कैसे फिक्चर्स बनते हैं, चलिए। ठीक है, अब जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है उसमें दो केस होते हैं, एक तो इवन केस और एक ऑड केस।
अब इवन केस मतलब नंबर ऑफ टीम्स आपकी इवन है या नंबर ऑफ टीम्स आपकी ऑड है। चलिए ठीक है। अब आपको पिक्चर्स बनाने से पहले सबसे पहले पता होना चाहिए, आपको कुछ कैलकुलेशंस करनी होती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टीम्स कौन कितनी है आपकी, जिससे आप ये पता लगा सको कि आपकी इवन केस है ऑड केस है। नंबर ऑफ टीम्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। ठीक है, पता चल गया। फिर आपको पता लगाना होगा कि नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। नंबर ऑफ मैचेस कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए n-1। मतलब नंबर ऑफ मैचेस आप कैसे कैलकुलेट करोगे, n-1 मतलब नंबर ऑफ जितनी भी आपकी टीम्स है उसमें से क्या कर दोगे, -1 कर दोगे। ठीक है, फिर आपको पता करना है कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे। नंबर ऑफ राउंड्स के लिए आप करते हैं 2n, मतलब 2 की पावर n। जितने भी आपके नंबर ऑफ टीम्स है आप उससे पता लगा लेते हो आपके राउंड्स कितने होंगे, 2 की पावर n करके। वो हम देखेंगे कैसे। जी n होता है, इसी को ही हम राउंड्स बोलते हैं। ठीक है, समझ गए आप। अब इवन केस में जो अपर हाफ होता है, हमारे टूर्नामेंट्स में दो हाफ होते हैं, एक तो अपर हाफ लोअर हाफ। अब अपर हाफ लोअर हाफ में भी हमें कुछ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाना होता है, अपर हाफ और लोअर हाफ। इन दोनों को कैलकुलेट करने के लिए इसमें आपको लगाना होता है n/2। ठीक है, n/2 लगाना होता है, मतलब अपर हाफ नंबर ऑफ टीम्स डिवाइडेड बाय 2। अपर हाफ लोअर हाफ में बराबर बराबर आपकी दोनों टीम आ जाएंगी, लेकिन ऑड में अलग होता है। अपर हाफ में आपको n+1/2, लोअर हाफ में n/2 -1। अब अपर हाफ और लोअर हाफ में और टीम अगर है तो आपकी क्या करोगे, n+1/2 करोगे अपर हाफ में, और लोअर हाफ में क्या करोगे, n-1/2, मतलब नंबर ऑफ टीम -1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, समझ गए। कैलकुलेशन में सबसे पहले आपको नंबर ऑफ टीम्स पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मैचेस पता होना चाहिए, फिर नंबर ऑफ राउंड्स। उनके बेसिस पे आप क्या बता पाओगे, इवन केस है आपका ऑड केस है, फिर आप इवन और ऑड केस को क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं इवन केस का। इवन केस में हम कितनी टीम्स का एग्जांपल ले रहे हैं, 8 टीम्स का। चलिए बनाते हैं इसका पिक्चर। सबसे पहले आपको लिखना होगा आपकी टीम्स कितनी है। 8 टीम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपकी 8 टीम्स हैं। चलिए सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं कुछ चीजें। हमारी नंबर ऑफ टीम्स कितनी थी, 8 टीम्स। नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे हमारे, n-1 मतलब 8 - 1 7 मैचेस। नंबर ऑफ टीम्स पता लग गई हमें 8 है, नंबर ऑफ मैचेस पता लग गए। फिर हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, नंबर ऑफ राउंड्स। मतलब 2n। n कितना है हमारा 8, और 2n की पावर कैसे पता चलेगा। अब आपको क्या करना है, जैसे 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो जब आपका 8 आ गया, नंबर ऑफ टीम्स पता चल गया, तो हमारे कितने टूज आ रहे हैं, 1 2 3, मतलब आपके 3 राउंड्स होंगे। और ये इवन केस है, तो हम इवन केस में कैसे कैलकुलेट करते हैं अपर हाफ और लोअर हाफ। n/2 n/2 मतलब 8/2 8/2
कैलकुलेट करके हमारा क्या आ जाएगा 4 और 4, मतलब अपर हाफ में भी आपको 4 रखना है, लोअर हाफ में भी कितने रखते हैं 4। चलिए इन्हीं इंफॉर्मेशन से हम अपने क्या बनाएंगे, पूरा पिक्चर बनाएंगे। देखते हैं कैसे बनेगा। हमें अपर हाफ में कितनी टीम्स रखनी है, 1 2 3 4, ठीक है। आप एक लाइन खींच दीजिए, ये क्या हो गया आपका अपर हाफ, ये क्या हो गया आपका नीचे लोअर हाफ, ठीक है, समझ गए। अब हमने कितने राउंड्स बताए थे, कितने राउंड्स होंगे हमारे, नंबर ऑफ राउंड्स होंगे आपके 3। राउंड 1 रफ कर देते हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। आपके कितने राउंड होंगे, 3 राउंड्स। चलिए अब करते हैं। सबसे पहले राउंड 1 में हम इन दो टीम को क्या करेंगे, इनके बीच में मैच करेंगे। इनके बीच में मैच होगा 1 और 2 के बीच में राउंड 1 में, फिर 3 और 4 के बीच में होगा, फिर 5 और 6 के बीच में होगा, फिर 7 और 8 के बीच में होगा, ठीक है। हमने क्या करा, 1 2 के बीच में मैच करवाया, 3 और 4 टीम के बीच में मैच करवाया, 5 और 6 के बीच में मैच करवाया, एंड लास्ट 7 और 8 के बीच में हमने क्या करवा दिया मैच, मतलब हर टीम ने खेल लिया, ठीक है। अब जब इन दोनों के बीच में सबके दो दो के पेयर बन के इनमें मैच हुआ है तो इनमें से कोई ना कोई तो एक जीतेगा। अब जो इनमें से जीता है वो कौन कहाँ जाएगा, आपके राउंड 2 में, राउंड 2 में चला गया, ठीक है। अब इन दोनों में से भी कोई जीता होगा, एक एक प्लेयर, एक इसमें से जीता होगा जो राउंड 2 में गया होगा, और एक इसमें से जीता होगा जो कहाँ गया होगा, राउंड 2 में, ठीक है। राउंड 2 में पहुंच गए। अब राउंड 2 में इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, मतलब इन दोनों के बीच में मैच होगा कि जो इसमें से जीत के आया, जो इसमें से जीत के आया, अब इन दोनों के बीच में मैच है, और इन दोनों के बीच में भी क्या है, मैच है, ठीक है। अब इनमें से भी कोई एक एक जीता होगा जो किस में जाएगा, राउंड 3 में, ठीक है। अब राउंड 3 में पहुंच गए दो प्लेयर, दो टीम्स। अब इन दोनों टीम्स के बीच में अब जो भी जीतेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा विनर। अब ये क्या निकल गया, हमारा आ गया हमारा विनर। अब हमने एक चीज और पता करी थी कि हमारे नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, नंबर ऑफ मैचेस 7 थे। अब ये हमारा फिक्चर ठीक है या गलत है, अब हम इससे पता लगाएंगे कि हमारे नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए। चलिए पता लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमारा फिक्चर क्या है, ठीक है बिल्कुल, क्योंकि नंबर ऑफ मैचेस कितने होने इसमें 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये आई होप आप सभी ये पिक्चर बनाना सीख गए होंगे इवन केस का। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, आपको क्या करना है, एक और टीम का 9 टीम्स का आपको पिक्चर बना के दिखाना है। आप इसे कमेंट कर सकते हैं, अगर आपसे ये और टीम का नहीं बने तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको इसे नेक्स्ट वीडियो में बना के दिखा दूंगा और टीम का कैसे बनता है। एक बार इसे आप खुद प्रैक्टिस करना, ठीक है। आगे चलते हैं, आप एक बार से देख लीजिए अच्छे से या नोट कर लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ टू कैलकुलेट बाइस। अब बाइस होता है क्या है, बाइस अगर हमारी बुक से देखें, बाइस का मीन्स ये होता है कि एक टीम को बिना पहले राउंड में खिलाए, मतलब फर्स्ट राउंड में उन्हें ना खिला के सेकंड राउंड में सीधा पहुंचा देना, इसे ही हम क्या बोलते हैं, बाय बोल देते हैं, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट बाइस एन। सबसे पहले आपको बाइस को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ टीम्स कितनी है आपकी, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से, ठीक है। अब पावर ऑफ 2, फिर आपको क्या पता होना चाहिए, पावर ऑफ 2 मतलब
टू की पावर वन है तो मतलब टू, टू की पावर टू मतलब फोर, टू की पावर थ्री मीन से टू की पावर फोर 16। ये आपके काम आएंगे, आपको ये याद भी होनी चाहिए। अब बाय कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बाय नेक्स्ट हाई पावर माइनस एन। अब जितनी आपकी नंबर ऑफ टीम्स है, अगर जो उसकी हाई नेक्स्ट पावर है उसको आपको लेना है और माइनस एन कर देना है, मतलब नंबर ऑफ टीम्स मतलब 2n माइनस एन। ये हम सीखेंगे कैसे आगे जब हम फिक्चर बनाएंगे। अब हमारा प्रोसीड्यूर क्या होता है, हमारा किस तरीके से हम बाइस देते हैं। प्रोसीड्यूर टू गिवन बाइस। अब जो मैंने आपको बोल्ड अलग ही दिख रहा होगा, बोल्ड मैंने इसलिए लिखा है कि आप इसे याद कर सको। अब इसका मतलब होता क्या है, NWN मतलब नून। आपको अपने से दिमाग में बसा लेना है क्या, नून। नून होता क्या है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर। इसका मीन्स क्या हुआ, अब जब आप बाय कैलकुलेट करोगे, बाय दोगे जब, आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे मीन्स अपर हाफ में, वो सॉरी लोअर हाफ में क्या देनी है, बाय देनी है। फिर ऊपर मतलब फिर आपको अपर हाफ में क्या देनी है, बाय देनी है। फिर नीचे आपको क्या देनी है, नीचे वो जो लोअर हाफ है उसके ऊपर वाले हिस्से में आपको बाय देनी है। फिर एन मतलब ऊपर। अब इसका मीन्स क्या हुआ, ऊपर वाले मतलब अपर हाफ में क्या देनी है आपको, नीचे देनी है। मतलब नीचे वाले हिस्से में आपको क्या देनी है, बाय देनी है। एक बार हम इसे बना के देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। और अगर इवन केस है, जो नंबर ऑफ बाइज है आपको पता करना है इवन केस में, तो n/2 मतलब नंबर ऑफ बाइज अपॉन 2। ऑड में अपर हाफ में कितनी बाइज जाएंगे और लोअर हाफ में कितनी बाइज जाएंगे, आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए बनाते हैं पिक्चर इसका भी। हम एग्जांपल लेते हैं 6 टीम का, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, 6 टीम्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं हम। सबसे पहले नंबर ऑफ टीम्स कितनी है हमारी, हम एन जिसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं 6, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड मैचेस कितने होंगे, 5, ओके। नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, नंबर ऑफ राउंड्स 2n। अब 6 था, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, मतलब इसमें भी क्या होंगे आपके 3 राउंड होंगे। ठीक है, 6 था मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब जो थर्ड वाला 2 था उसमें ही आपका 6 आ रहा है बीच में, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, 3 राउंड से ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या पता होना चाहिए, अपर हाफ लोअर हाफ आपको कैलकुलेट करना है। चलिए सबसे पहले नंबर ऑफ बाइस देख लेते हैं हम कितनी होगी। नंबर ऑफ बाइस 2n माइनस n। 2n कितना है आपका बताइए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 8 माइनस नंबर ऑफ टीम 6। आपको 22 कितनी देनी है, मतलब 2। 8 माइनस 6 क्या हो गया आपका 2, मतलब नंबर ऑफ 22 आपको कितनी देनी है, 2 देनी है, ठीक है। 2 22 देनी है आपको। अब देखते हैं टीम को हमें अपर हाफ और लोअर हाफ में कितना कितना रखना है। अब जो 22 थी, इन दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, n/2, बिकॉज ये क्या है, इवन केस है। इवन केस में हम क्या लेते हैं, n/2 मतलब n/2 नंबर ऑफ बाइज अपॉन 2। नंबर ऑफ बाइज आपकी कितनी है, 2 2, मतलब अपर हाफ में भी एक बाई जाएगी और आपकी लोअर हाफ में भी क्या जाएगी, एक बाई जाएगी, ठीक है। अब टीम्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कैसे होगा, यहीं साइड में कर लेते हैं। टीम्स आपकी कितनी है, 6 टीम्स, मतलब ये क्या है, इवन केस है।
इवन केस है आपके, अपर हाफ और लोअर हाफ, मतलब n/2 n/2, 6/2। अपर हाफ में 3 टीम्स और लोअर हाफ में भी क्या होंगी आपकी 3 टीम्स होंगी। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम अपना फिक्सचर। चलिए अब सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, राउंड्स लिखेंगे। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। ठीक है, समझ गए। अब आपने अपर हाफ और लोअर हाफ में कितनी कितनी टीम लेंगे आपकी 3 टीम्स। ये हमारी लाइन बन गई, ये अपर हाफ हो गया, आपका क्या हो गया लोअर हाफ। चलिए करते हैं। अब हमने हमने पहले पढ़ा था कि आप 22 देने का फॉर्मूला कैसे आपको प्रोसीजर होता है। 22 देने का क्या प्रोसीजर था आपका, सबसे पहले नीचे, नीचे मीन्स नून में सबसे पहले क्या एन, मतलब आपको लोअर हाफ के नीचे वाले हिस्से में आपको बाय देनी है। ठीक है, मतलब लोअर हाफ में नीचे वाले हिस्से, मतलब सबसे पहले क्या रहा है नीचे 6, आपको यहाँ बाय देनी है फर्स्ट राउंड में, मतलब फर्स्ट राउंड में नहीं खेलेंगी। आपने क्या दे दी, बाय दे दी। ठीक है, अब सेकंड बाय, सेकंड बाय के लिए आपको कहां जाना है, ऊपर, मतलब यू का मीन्स ऊपर वाला हाफ, मतलब अपर हाफ। अपर हाफ वाले में भी आपको ऊपर ही बाय देनी है, मतलब अपर हाफ में ऊपर B2। आपने क्या दे दिया, यहां भी बाय दे दिया सेकंड, हमें हमें 2 ही बाय देनी थी। ठीक है, चलिए अब ये तो नेक्स्ट राउंड में जाएंगी सीधा। फर्स्ट राउंड में 2 ही टीम खेलेंगे 2 और 3। ठीक है, इनके बीच में मैच हुआ, और 4 और 5 टीम के बीच में मैच हो गया राउंड 1 में। राउंड 1 में कौन कौन सी टीम खेली, 2 3 4 5। ठीक है, समझ गए। अब इनमें से कोई एक जीता होगा जो राउंड 2 में गया होगा, इसमें से भी एक जीता होगा जो कहाँ गया होगा, राउंड 2 में। और जो ये फर्स्ट वाली टीम थी सीधा कहाँ खेलेगी अब, राउंड 2 में, और ये भी राउंड 2 में। इन्होंने फर्स्ट राउंड में नहीं खेल के, इन्हें क्योंकि कुछ होते होंगी जो स्पेशल टीम्स होती होंगी, उन्हें सीधा आप राउंड 2 में प्रमोट कर देते हो, जाओ आप तो अच्छा खेलते हो, आप राउंड 2 में चले जाओ। ये हो गया। अब इनमें से भी एक टीम जीती होगी जो राउंड 3 में पहुंची होगी, और इनमें से कोई एक आपका विनर निकल के आया होगा। समझ गए। ठीक है, अब इनमें मैचेस कितने देखें, नंबर ऑफ मैचेस कितने होने चाहिए थे आपके, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ गए। आपके मैचेस कितने हो गए इसमें, आपके 5 मैचेस हो गए, मतलब आपका क्या है पिक्चर बिल्कुल करेक्ट है। आप एक बार से देख लीजिए पूरा। आप देख लीजिए, समझ गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको इसका भी एक होमवर्क दूंगा। सिक्स, आपको इसमें भी 9 टीम्स का क्या बनाना है, पिक्चर बना के आपको कमेंट करके बताना है कि आपसे बना है नहीं बना। तो अच्छा लिख देता हूं, 9 टीम्स का आपको पिक्चर बना के दिखाना है। अगर आपसे नहीं बने तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं इसका आपके लिए पार्ट 2 में आपके लिए वीडियो ला दूंगा, और इसमें बता दूंगा कि ऑड केस में आपके कैसे बनेंगे। ऑड केस बिल्कुल सिंपल होते हैं, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होती है, आप एक बार बना के देखिए, आपसे बन जाएंगे। समझ गए आप। चलिए हम अपने नेक्स्ट पे। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं अपनी अब 30 टीम का पिक्चर्स। 13 टीम्स में हमारा किसका एग्जाम्पल है, ऑड टीम का। चलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें नंबर ऑफ टीम्स कितनी होंगी, जो आपको दिख रहा है, जो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आंसर, मतलब नंबर ऑफ टीम्स आपकी कितनी हो गई 13। ठीक है, फिर आपको क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं n-1, मतलब 13 - 1,
मैट्रिक्स कितने होंगे आपके 12। नंबर ऑफ राउंड्स 2 की पावर n। आपकी 13 है तो आप क्या करोगे 2 2 2 2 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16। आपके राउंड्स कितने होंगे इसमें 4 राउंड्स। राउंड्स कितने हो गए आपके 4 राउंड्स हो गए। ठीक है, अब नंबर ऑफ बाइस कितनी मिलेंगी 2n - n। 2 की पावर n कितनी है हमारी 2 की पावर 4 माइनस n। 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16 16 माइनस 13। नंबर ऑफ टीम्स हमारी कितनी है 13। हमें कितनी बाइस देनी है 3 बाइस देनी है। ठीक है, अब ये देखते हैं अपर हाफ में लोअर हाफ में कितनी कितनी होंगी। 3 क्या आपका ऑड है नम चलो ऑड सॉरी अपर हाफ लोअर हाफ। नंबर ऑफ बाइस -1/2 नंबर ऑफ बाइस +1/2। नंबर ऑफ बाइस कितनी है आपकी 3 - 1/2 3 + 1 1/2। ये 4 आ जाएगा, ये -2 करके 2/2 1 3 + 1 4 4/2 2। मतलब अपर हाफ में आपको कितनी देनी है 1 बाय देनी है और लोअर हाफ में आपको कितनी बाय देनी है 2। अब टीम का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। अपर हाफ और लोअर हाफ n+1/2 n-1/2 13 + 1/2 14/2 मतलब 7। अपर हाफ में 7 टीम्स रहेंगी। 13 - 1/2 ये आपका आ जाएगा 12 6। लोअर हाफ में आपकी कितनी टीम्स आएंगी 6 टीम्स आएंगी। ठीक है, चलिए बनाते हैं हमारा फिक्सर। ठीक है, टीम्स कितनी है आपकी 13 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 टीम्स है आपकी। अपर हाफ में कितनी रहेंगी 7 टीम्स। ठीक है, 7 टीम्स आपकी किस में हो गई आपकी अपर हाफ और लोअर हाफ में कितनी टीम्स हो गई आपकी 6 टीम्स। राउंड कितने होंगे 4 राउंड होंगे। राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4। ठीक है, बाय आपको 1 बाय इसमें देनी 2 बाय इसमें देनी है। अब हमने याद करा था नुन नीचे ऊपर ऊपर नीचे। ठीक है, ये हमारा क्या था बाय देने का तरीका था। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे हमें कितनी बाय देनी है 3 बाय देनी है। सबसे पहले हम नीचे बाय देंगे। ठीक है, लोअर हाफ में आपको कहाँ बाय देनी है नीचे। आपको याद रखना है जब भी आप बाय देते हो तो आपको लोअर से स्टार्ट करके फिर अपर में जाना होता है। लोअर में सबसे पहले कहाँ देनी है आपको नीचे। राउंड 1 में बाय दी थी आपने 13 नंबर की टीम को बाय 1। सेकंड बाय आपको देनी है अपर हाफ के ऊपर वाले हिस्से में B2। फिर आपको ऊपर ही देनी है कहां पे अपर हाफ में सॉरी लोअर हाफ में फिर आपको देनी है ऊपर की साइड B3। ठीक है, आपने कितनी बाय दे दी 3 बाइस दे दी। 1 बाय आपको अपर हाफ में देनी थी 2 बाय आपको किस में देनी थी लोअर हाफ में। चलिए करते हैं। अब राउंड 1 में वो तो खेलेगी नहीं फर्स्ट टीम, सेकंड और थर्ड खेलेंगी, फोर्थ फिफ्थ खेलेंगी, सिक्स्थ और सेवेंथ खेलेंगी। ठीक है, इसमें 9th 10th खेलेगी, 11 12 खेलेगी। हो गया। अब जी B2 थी वो तो सीधा राउंड 2 में चली गई। इसमें से कोई एक जीता होगा, इसमें से भी कोई एक जीता होगा, इसमें से भी कोई एक जीता होगा।
B3 सीधा राउंड 2, इसमें से कोई एक, इसमें से कोई एक, B1 मतलब 13 नंबर टीम सीधा 1। राउंड 2 में इन दोनों के बीच में मैच, इन दोनों के बीच में मैच, इन दोनों के बीच में मैच, इन दोनों के बीच में मैच। समझ गए? राउंड थर्ड में इसमें से कोई एक जाएगा, इसमें से कोई एक जाएगा, इसमें से कोई एक जाएगा, इसमें से कोई एक जाएगा। इन सब के बीच भी क्या होगा? एक एक मैच होगा। ठीक है। राउंड 4 में इनमें से कोई एक जाएगा, इनमें से कोई एक जाएगा, इन दोनों के बीच में भी क्या होगा? मैच होगा। ठीक है। अब जो इनमें से एक जीतेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा विनर। समझ गए? अब हम पता लगा लेते हैं हमारे नंबर ऑफ, ये फिक्चर ठीक है नहीं तो हमारे नंबर ऑफ मैचेस कितने थे? 12। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आपका फिक्चर क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। इसमें आपके नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए? 12 हो गए। 22 भी आपने बिल्कुल सही दिए हैं। अब आपस आप एक बार नंबर ऑफ मैचेस गिन लिया करिए कि कितने आपके मैचेस सही से हुए हैं नहीं हुए हैं। अगर आपके मैचेस ठीक है तो आपका मतलब फिक्चर बिल्कुल ठीक है। समझ गए? आप एक बार इसका मतलब देख लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट से आप एक बार उतार सकते हैं। ये क्या था? आपका 13 टीम्स का आपका फिक्चर था बाय केस में, और वो भी कौन सा? ऑड केस। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पे। अब हमारा इसमें एक और टॉपिक आता है, हाउ टू गिविंग सीड्स। आप सीडिंग कैसे कर सकते हो? ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको एक, जैसे हमने उसमें नून याद करा था, NWN, उसमें हमने करा था कि आपको बाइस कैसे देनी है, ये सब हमने इसके लिए याद करी थी एक चीज। ये भी मैंने बोल्ड में इसलिए लिखा है कि आपको ये याद करना है, आपको इसे दिमाग में बसा लेना है कैसे। इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें उन मतलब UN ऊपर नीचे। ठीक है। जैसे सीड 1 आपको देनी है अपर हाफ के टॉप वाले पार्ट पर। ठीक है। C2 जो दोगे आप लोअर हाफ में, उसमें तो हमने बाय में क्या करते थे? लोअर से स्टार्ट करते थे, अपर में जाते थे। इसमें आपको अपर से स्टार्ट करना है, लोअर में जाना है, फिर लोअर में ही रहना है, फिर अपर हाफ में जाना है। ठीक है। समझ गए? चलिए एक बार हम इसका करके देखते हैं कैसे बनेगी। आपको फिक्चर ड्रॉ करना है, मतलब क्वेश्चन आपका ड्रॉ फिक्चर ऑफ 11 टीम्स आउट ऑफ विच 4 आर सीडेड। उसमें से आपको सीड करना है 4 को। ठीक है। अब जो सीडेड होते हैं इसका मीन्स क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। हम जो बाय देते थे वो राउंड 1 तो खेलते नहीं थे, किस में चले जाते थे? राउंड 2 में चले जाते थे। अब जब हम सीडिंग करते हैं, सीडिंग का मीन्स होता है राउंड, ये थोड़ी और ज़्यादा अच्छी टीम्स होती है, मतलब स्पेशल टीम्स होती हैं जिन्हें ना राउंड 1 में खिलाते ना राउंड 2 में खिलाते। ये सीधा किस में खेलती हैं? राउंड 3 में। हम तो थर्ड राउंड में खेलेंगे जाके। ठीक है। करते हैं। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है ये आपको पता होना चाहिए। कितनी है? 11। नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे? N-1 मतलब 10। 10 मैचेस होंगे। नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे? 2 की पावर n मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 6 में भी नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे आपके? 4 होंगे। ठीक है। पता चलेगा। नंबर ऑफ 22, 2 की पावर n माइनस n। 2 2 ज़ा 4 मतलब 2 इसमें भी 4 है n। चलिए 2 की 4 पावर मतलब 2 2 ज़ा 4, 4 2 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है। n कितनी हमारी नंबर ऑफ टीम्स? 11। 16 माइनस 11 कितना होगा आपका? 60 में से आपके 11 बचे तो आपके कितने बचे? 5। अब इनकी 22 देख लेते हैं। अपर हाफ में लोअर हाफ में कितनी कितनी देनी है? अपर हाफ लोअर हाफ। ठीक है। नंबर ऑफ 22 -1/2
नंबर ऑफ बाइस प्लस 1/2। ठीक है, नंबर ऑफ बाइस कितनी है आपको? 5 माइनस 1/2, इसमें 5 प्लस 1/2, 4/2, मतलब 2 बाई देनी है अपर हाफ में, एंड इसमें 6/2, मतलब सॉरी अपर हाफ में 2 बाई, तो लोअर हाफ में आपको कितनी देनी है? 3 बाई। समझ गए? अब पोजीशन देख लेते हैं हमारी टीम्स की क्या क्या होंगी। अपर हाफ और लोअर हाफ। ठीक है, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है हमारी? 11 प्लस 1/2, 11 माइनस 1/2, 12/2, मतलब 6, 10/2 मीन्स 5। ठीक है, समझ गए? पोजीशनिंग भी समझ गए। अब हम अपना पिक्चर बनाते हैं। पिक्चर, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पिक्चर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपकी टोटल नंबर ऑफ टीम कितने हैं? 11 टीम्स हैं। ठीक है, अब हमें अपर हाफ में कितनी टीम्स रखनी है? 6, और लोअर हाफ में कितनी टीम्स रखनी है? हमें 5 टीम्स। चलिए इन्हें डिवाइड कर देते हैं आपस में। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? अपर हाफ, ये हमारा लोअर हाफ। राउंड्स कितने होंगे? 4 राउंड्स होंगे। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। चलिए बाइस देते हैं। बाइस हमें कितनी देनी है? 5 बाइस देनी है। ठीक है, उसके लिए हमें याद करना है नोन। ठीक है, बाय वन, बाय वन हम कहाँ देंगे? लोअर पार्ट में नीचे। बाय दे दी हमने यहाँ पे, बाय वन। ओके, बाय टू कहाँ देंगे? अपर हाफ में ऊपर, दे दी। बाय थ्री कहाँ देंगे? लोअर हाफ में ऊपर, वो भी दे दी सर। अब बाय फोर कहाँ देंगे हम? अपर हाफ में नीचे सर, वो भी हो गई। ठीक है, बाय फाइव, बाय फाइव कहाँ देंगे हम? लोअर हाफ में नीचे। ठीक है, हमें अपर हाफ में कितनी बाइस देनी थी? 2 बाइस देनी थी। लोअर हाफ में हमें कितनी बाइस देनी थी? 3 बाइस। टोटल हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? सीडिंग करनी है। अब सीडिंग करने के लिए हमने क्या देखा था पीछे? ये देखा था, याद करा था हमने, उन 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 का मीन्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सीड 1, सीड 2, सीड 3, सीड 4। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? 11 टीम्स को 4 सीट देनी है। अब 4 सीट कैसे देंगे? सबसे पहले S1, S1 हमें देना है अपर हाफ में टॉप पोजीशन पे। ठीक है, सीट 1 दे दिया हमने। ठीक है सर, सीट 1 दे दिया। अब हम क्या करेंगे? सीट 2 देंगे। सीट 2 लोअर हाफ में नीचे। लोअर हाफ में नीचे सीट 2। सीट 3 लोअर हाफ में ऊपर। दे दिया। और सीट 4 का देंगे अपर हाफ में नीचे। सीट 4 भी हमने दे दिया। ठीक है, सीडिंग हो गई, बाइंग हो गई हमारी। ठीक है, मैच करवाते हैं अब। फर्स्ट राउंड में ये टीम खेलेगी आपस में, 4, 5 और 8 और 9। ठीक है सर, हो गया। अब इन दोनों में से एक एक जीते होंगे, राउंड 2 में पहुंचे। इसमें से एक जीता, राउंड 2 पहुंचे। ये भी कहाँ जाएंगे? सीधा राउंड 2 में जाएंगे अब। ठीक है, और ठीक है सर, अब इनमें मैच करवाएंगे। इनके बीच में मैच, इनके बीच में मैच, इनके बीच में मैच, इनके बीच में मैच। हो गया। राउंड थर्ड में इनमें से कोई एक जीतेगा। सब राउंड ये चारों क्या जाएंगे? राउंड थर्ड में जाएंगे।
फिर इनके बीच में मैच होगा, फिर इनके बीच में मैच होगा, ठीक है। राउंड 4 में इन दोनों में से एक एक जीतेगा, वो इसमें जाएगा राउंड 4 में। अब राउंड 4 से जो निकल के आएगा वो क्या होगा, हमारा विनर। ये क्या हो गया, हमारा विनर हो गया। ये हमारी क्या हुई, बाइंग प्लस सीडिंग का हमारा फिक्चर था। हमें नंबर ऑफ मैचेस कितने करने थे इसमें, 10 10 ही थे ना, यस सर 10 मैचेस थे। अब गिनते हमारे 10 ही मैचेस हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मैचेस। हमारे ये क्या फिक्चर बिल्कुल करेक्ट है, 10 मैचेस। अब जो बाइंग देते हैं सीट देते हैं है तो एक ही बात है, लेकिन हम कर देते हैं नाम बाय सीड। आपने देखा होगा बाय में भी सेकंड राउंड में जाते हैं, सीडिंग में भी क्या जाते हैं हम, सेकंड राउंड में जाते हैं, ठीक है। चलिए अब एक हमारा टॉपिक आता है सुपर सीडिंग। मतलब ज़्यादा नहीं पूछता है आपको, नॉर्मली एक करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। टॉपिक क्या है हमारा, सुपर सीडिंग। सुपर सीडिंग में क्या होता है, वो ना राउंड 1 खेलती है ना राउंड 2 खेलती है, सीधा कहाँ पहुंच जाते हैं, राउंड 3 में पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, कुछ ज़्यादा स्पेशल टीम्स होते होंगे जो डायरेक्ट राउंड 3 में पहुंच जाती हैं। इनका एक फिक्चर बना के देखते हैं कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 20 टीम्स का, ठीक है, बनाते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ टीम्स कितनी है हमारी, n इज इक्वल टू कितनी होगी 20। नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे हमारे, n-1 19, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड्स 2 की पावर n, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 2 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। मतलब आपके 5 राउंड्स होंगे। 5 राउंड्स में क्या होगा, राउंड्स हो गए आपके, ठीक है। अब 22 देख लेते हैं। टू की पावर n का मीन्स क्या है, इसमें क्या रखना है आपको, 22 निकालनी है। 22 आपकी इसमें 0 आएगी, देखते हैं कैसे। 2 की पावर n 1 2 3 4 5, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 जा 32। जो 2 की पावर 5 और -n। लेकिन इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बाय नहीं है। इस क्वेश्चन में हमसे खाली बोला है कि आपको क्या करना है, 4 सीडिंग करनी है, 4 को सीड करना है, ठीक है। आते हैं मतलब क्वेश्चंस, लेकिन मुझे मेरा काम है आपको बस एक बार ये बताना कि सुपर सीडिंग दी कैसे जाती है। आप एक बार करके देख लेना, हो जाएगी। हम देखते हैं कैसे करेंगे। 20 टीम्स का, ठीक है। अब 20 टीम्स का क्या है, हमारा इवन केस है। इसमें हम 10 टीम्स अपर हाफ में और 10 टीम्स किस में होंगी, हमारी लोअर हाफ में होंगी। चलिए बना के देखते हैं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। अब डिवाइड कर देते हैं हमारी टीम को। अब ये क्या हो गया, हमारा अपर हाफ हो गया, ये क्या हो गया, हमारा लोअर हाफ हो गया, ठीक है। राउंड कितने होंगे इसमें, इसमें भी राउंड 4 होंगे। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, सॉरी राउंड 5 भी होंगे, ठीक है। चलिए अब सीडिंग कितनी करनी है हमें, 4 टीम को देनी है। सीडिंग के लिए हमने क्या देखा था, S1 अपर हाफ को टॉप पे देनी है,
आपने क्या कर दिया, सीट दे दी, एक सेकंड यहाँ देते हैं, सीट दे दी, ठीक है सर दे दी। सीट टू लोअर हाफ में सबसे नीचे दे दी सर। सीट थ्री लोअर हाफ में ऊपर दे दिया सर, ठीक है। अब सीट फोर अपर हाफ में नीचे, सीट फोर, ये क्या है आपकी स्पेशल सीडिंग में क्या होगा, ये डायरेक्ट आपकी थर्ड राउंड में पहुंच जाएंगी, समझे। ये आपकी क्या हुई है, डायरेक्ट थर्ड राउंड में पहुंच चुकी हैं, ठीक है। अब सेकंड थर्ड के बीच में मैच हुआ, फोर्थ फिफ्थ के बीच में मैच हुआ, सिक्स सेवन्थ के बीच में मैच हुआ, और एट्थ और नाइन्थ के बीच में मैच हुआ, 12 13 14 15 के बीच में, 16 17 के बीच में, 18 19 के बीच में, ठीक है। इन सब के बीच में मैच हुआ, इनमें से कोई एक जीता होगा जो राउंड टू में पहुंचेंगे सारे। इनके बीच में मैच हुआ, ऐसे ही इसमें से पहुंचा होगा, इसके बीच में मैच हुआ, ऐसे ही इनमें से कोई एक पहुंचा होगा, इनके बीच में मैच हुआ। अब इसमें से कोई एक राउंड थर्ड में पहुंचा होगा, इसमें से कोई एक राउंड थर्ड में पहुंचा होगा, इसमें से कोई एक राउंड थर्ड में बीच होगा, इसमें से एक ठीक होगा। इनमें मैच, इसमें मैच हुआ, इसके साथ मैच हुआ, और इसके साथ मैच हुआ। फिर राउंड फोर में इनमें से पहुंचा, इसमें से पहुंचा एक, इसमें से पहुंचा राउंड फोर में, इसमें से पहुंचा, इसमें से कोई एक गया, इसमें से कोई एक राउंड फाइव में गया, इनमें बीच मैच हुआ। अब इनमें से जो एक निकल के आया वो क्या हुआ, हमारा विनर हुआ, ठीक है। समझे कैसे बना। मैचेस हमारे कितने होते हैं, 19 होने थे, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, सॉरी कहीं पे गलती हुई है, हाँ यहाँ पे नहीं था, आप एक बार एडजस्ट कर लेना। ये 18 हो गया, 19, और जो यहाँ पे 9 वाला मैंने गलती से लगा दी, इसे 9 मान लेते हैं, सॉरी 17। ये आपके मतलब पूरे परफेक्ट बैठे हैं, 19 मैचेस हैं, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या था, आपका सुपर सीडिंग था, समझे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, चलिए। अब हमारा नेक्स्ट आता है लीग टूर्नामेंट। हमने फर्स्ट पार्ट का मतलब हमने नॉकआउट टूर्नामेंट के क्या कर लिए, सारे फिक्चर बनाने सीख ले, कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हमारा लीग टूर्नामेंट आता है, इसमें हमारे दो मेथड होते हैं फिक्चर्स बनाने के लिए। एक तो आता है आपका साइकिलिंग मेथड, और आपका क्या होता है स्टेयरकेस मेथड, ठीक है। अब सबसे पहले हम सीखेंगे साइक्लिंग मेथड, ठीक है, साइक्लिक मेथड। अब इसमें आपके दो केस होते हैं, ऑड और क्या होता है इवन। इसमें आपको नंबर ऑफ टीम्स कैसे पता चलती है, एन एन, नंबर ऑफ मैचेस n minus 1 by 2 n minus 1 by 2, ठीक है। नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स कैसे कैलकुलेट करोगे, n और इसमें n minus 1, ठीक है। समझ गए अपना साइकिलिंग मेथड। साइकिलिंग मेथड में हमें साइकिल से चलानी है, चलिए चलाते हैं हम अपनी साइकिल। कौन सा केस कर रहे हैं हमें, साइक्लिक मेथड, ठीक है।
यहाँ करेंगे हम अपना ऑड केस, यहाँ करेंगे हम अपना इवन केस। ठीक है सर। सबसे पहले एक बार इवन केस करके देख लेते हैं। इवन केस में मैं 4 टीम्स का लेता हूँ। ठीक है, 4 टीम्स में हमें क्या करनी है, साइकिल से चलानी है। एक बार आपको हम इसमें एक बार 4 हिस्से लेते हैं, जैसे 1 2 3, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, इसमें ऐसे आपके 4 हिस्से हो गए। इसमें आप इसे ऐसे करो, या 1 2 3 4, या इसे आप ऐसे चलाओ, उल्टा चलाओ। मैं तो 800 में तो इसे ही चलाऊंगा, लेकिन आप इसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही करेक्ट है, आप इसे कोई सा भी कर सकते हैं। चलिए पहले हम अपने कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। नंबर ऑफ टीम्स कितनी है हमारी, 4। नंबर ऑफ मैचेस, कितने होंगे हमारे, n -1/2, 4 4 -1/2, 4 3/2, 12/2। आपके क्या हो गए मैचेस, 6। नंबर ऑफ राउंड्स, कितने होंगे, 4 -1, मतलब n-1। कितने आ गए आपके राउंड, कितने होंगे, 3 राउंड होंगे बस। ठीक है, चलिए बनाते हैं। चलिए पहले हम इसके 4 हिस्से कर लेते हैं, 1 2 3 4। हमने इनके बीच में मैच करवाया। ठीक है, ऐसे चल रही है हमारी साइकिल, फिर हमने ऐसे करा, फिर हमने ऐसे करा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, ये 1 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जैसे अब जी सेकंड है, क्या आएगा जी, 4 है, इधर आ जाएगा, 4 इधर, और 1 कहाँ चला जाएगा आपका, नीचे, 1 2 3। ये जो सारी पोजीशन थी सबकी एक एक इधर खिसक गई, मतलब साइड हो गई। 1 नीचे आ गया, 2 इधर आ गया, और जो 3 थे ऊपर चला गया। ठीक है, ऐसे हो गया। एंड जो इसके नेक्स्ट राउंड होगा, नेक्स्ट राउंड में क्या, अब हम इसमें नेक्स्ट करेंगे। अब ये दोबारा साइड हो जाएंगे, एरो बनाते हैं जी। 3 ये कहाँ जाएगा, इधर, 4 नीचे आ जाएगा, 1 साइड में आ जाएगा, और 2 कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब हर टीम को मौका मिला खेलने का, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड के साथ। इसमें आपका क्या होता है, हर टीम को एक दूसरे के साथ खेलने का क्या मिलता है, मौका मिलता है। ठीक है, हमारे राउंड कितने होने थे इसमें, 3 राउंड होने थे, 1 राउंड, सेकेंड राउंड, और इसमें थर्ड राउंड। ये क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप आप इसे समझ गए होंगे। और अब हम एक ऑड केस का लेते हैं। ऑड केस में 3 टीम का लेते हैं। ठीक है, 3 टीम का कैसे बनाएंगे, नंबर ऑफ टीम्स। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ राउंड्स भी बताने हैं, नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, 3। नंबर ऑफ राउंड्स भी इसमें क्या होगा, n, मतलब जितनी टीम्स है उतनी आपके मैच होंगे, और नंबर ऑफ राउंड्स, और नंबर ऑफ मैचेस n-1/2, मतलब 3 3 -1/2, 3 2/2, 3 2 6/2। मैच भी क्या होंगे आपके, 3 मैच होंगे। चलिए बनाते हैं इसका। इसमें आपकी 3 टीम थी, तो इसमें आप